नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, हरियाणा में अब सरकार ने घटाया सरसों तेल का कोटा। हरियाणा में तंबाकू, गुटखा व पान मसाला की बिक्री पर लगी रोक, बेचने पर लगेगा 10 लाख रुपए जुर्माना, तो किसी की मौत हुई तो उम्र कैद तक की सजा। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, HKRN के तहत विभिन्न विभागों में 7,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। जनधन खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, 23 सितंबर से पहले करवाएं ये काम वरना बंद हो जाएगा अकाउंट। स्टूडेंट के लिए इग्नू लाया एक और शानदार कोर्स, जानिए क्या रहेगी योग्यता और उसकी फीस। सरकारी कार्यालयों में अब कर्मचारी जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे, अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े बदलाव लागू। EPFO पासबुक व क्लेम की सुविधा अब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी, पहले अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था। CM नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा में अब 2600 MBBS सीटें, कांग्रेस के समय थी सिर्फ 700 सीटें। देवेंद्र अत्री वर्सेज ब्रजेंद्र सिंह मामले में सुनवाई अब 23 तारीख को, याचिका पर होगी बहस, उचाना सीट पर काउंटिंग का है मामला। और भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, 21 रन से हारकर भी दिल जीत गई ओमान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 2 जिले फतेहाबाद और सिरसा में मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग यानी IMD चंडीगढ़ ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पंचकुला में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज यानी शनिवार से पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाएगी। इस मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 39% अधिक बरसात देखने को मिली। हालांकि बारिश का दौर थमने के साथ ही गर्मी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का पानी डेंजर लेवल के पास पहुंच गया था। हालांकि अब वाटर लेवल तकरीबन 10,000 क्यूसेक घट गया है। हरियाणा कांग्रेस इन दिनों गुटबाजी के भंवर में उलझी हुई है। कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच खींचतान से संगठन लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष की चर्चा ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सवाल साफ है, क्या कांग्रेस 53 साल पुराना इतिहास बदलते हुए अहिरवाल बेल्ट से क्या अपना नया अध्यक्ष देगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका सीधा नुकसान हुड्डा खेमे को होगा? दक्षिण हरियाणा में खासकर अहिरवाल क्षेत्र कांग्रेस की राजनीति में सबसे लंबे समय से हाशिए पर रहा है। आखिरी बार साल 1970 के दशक में राव निहाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से यह पद उत्तर और मध्य हरियाणा के नेताओं के पास ही रहा है। साल 2019 की बात करें तो इसमें विधानसभा चुनाव में आहिर बहुल 11 सीटों में से कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली, जबकि भाजपा ने यहां अपनी जड़ें और गहरी कर ली। यही वजह है कि अब इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की मांग पार्टी के भीतर जोर पकड़ रही है। नए अध्यक्ष की दौड़ में सबसे ज्यादा चर्चा 6 बार विधायक और 3 बार मंत्री रह चुके कैप्टन अजय सिंह यादव के नाम की है। वे गांधी परिवार के करीबी भी माने जाते हैं। अहिरवाल से अध्यक्ष बनाया गया तो प्रदेश कांग्रेस में समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। अब तक हुड्डा खेमे की पकड़ सबसे अधिक मजबूत रही है, लेकिन दक्षिण हरियाणा से नया अध्यक्ष बनना उनके वर्चस्व के लिए चुनौती साबित हो सकता है। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने धान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा कर दी है, जिसके बाद सूबे के किसानों को सामान्य धान के लिए 2,369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड A धान के लिए 2,389 रुपए प्रति क्विंटल का सरकारी भाव यानी MSP मिलेगी। ये भाव पिछले साल के मुकाबले 69 रुपए अधिक है। दूसरी तरफ अभी तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने पर किसानों में रोष भी बना हुआ है। खासकर कैथल और करनाल जिले में किसानों ने धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू करवाने की मांग रखी है। किसानों की इस मांग को देखते हुए 3 दिन पहले ही CM नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की थी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अब 23 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2025 से राज्य के राशन उपभोक्ताओं को झटका देते हुए सरसों तेल के कोटे में बदलाव किया है। अब जिन राशन कार्ड में 2 या फिर उससे कम सदस्य हैं, उन्हें सिर्फ 1 लीटर सरसों तेल मिलेगा, जबकि 3 या फिर उससे अधिक सदस्य वाले कार्ड पर पहले की तरह 2 लीटर तेल मिलेगा। नए निर्देश के मुताबिक 1 लीटर के लिए 30 रुपए और 2 लीटर के लिए 100 रुपए देने होंगे। पहले 2 लीटर केवल 40 रुपए में मिल जाता था। गेहूं और चीनी के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिन परिवारों के राशन कार्ड में 2 या उससे कम मेंबर है, उन
उन पर सीधा असर हुआ है, क्योंकि पहले सबको 2 लीटर तेल उपलब्ध होता था, अब घटकर सिर्फ 1 लीटर मिलेगा। इस माह यानी सितंबर से कटौती लागू हो गई है। सरकार का तर्क है कि सरसों के तेल की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, जिससे रेट और वितरण नीति में बदलाव किया गया है। गरीब परिवारों में नाराजगी भी है, क्योंकि सरसों तेल के दाम और कटौती दोनों उनके हित में नहीं है। ये फैसला प्रदेश के लाखों बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारकों को सीधा प्रभावित कर रहा है। वहीं उपभोक्ता लगातार इसका विरोध भी जता रहे हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। केंद्र सरकार पहले ही 2011 में तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पादों पर बैन लगा चुकी है और अब हरियाणा सरकार ने भी इन्हें 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि तंबाकू, गुटखा व पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ न केवल सख्त एक्शन लिया जाएगा, बल्कि 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। हरियाणा में हर महीने लगभग 3000 कैंसर के नए मरीज सामने आ रहे हैं। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पादों में निकोटिन, भारी धातु और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं। इनके लगातार सेवन से मुंह, गला, फेफड़े और शरीर के अन्य हिस्सों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो रही है। इसी वजह से प्रदेश सरकार ने लोगों की सेहत, जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गुटखा और तंबाकू जैसे उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया है। हरियाणा सहित उत्तर भारत में 15 सितंबर से मध्य अक्टूबर के बीच कुछ मुख्य सब्जियों की बुआई करने से कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर मंडी भाव मिल सकते हैं। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय कृषि विशेषज्ञों और विभिन्न खबरों के अनुसार इस समय रबी सीजन की सब्जियों जैसे कि मटर, गाजर, मूली, पालक, धनिया, बैंगन, आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी और शकरकंद और हरी मिर्च की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। जल्दी बुआई से सर्दी का मौसम आने से पहले तुड़ाई तैयार हो जाती है, जिससे कि ताजी सब्जियां बाजार में ऊंचे भाव पर बिकती हैं। बुआई के विशेष टिप्स की बात करें तो खेत की अच्छी से तैयारी करें, यानी कि गहरी जुताई, सड़ी गोबर और खाद मिलाएं। बीज की बुआई 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच करें और पौधों में उचित दूरी रखें। प्रजातियों का चुनाव मौसम व मांग के अनुसार करें। अगेती किस्मों की अधिक मांग रहती है। कुल मिलाकर इस अवधि में इन सब्जियों की बुआई करके किसान भाई कम समय, कम लागत और कम जोखिम में अधिक उत्पादन तथा बढ़िया मंडी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। सीमित मात्रा में उर्वरक व खाद व सिंचाई का प्रयोग करें, जिससे कि लागत घटती है और पैदावार भी अच्छी होती है। 15 सितंबर से मध्य अक्टूबर तक इन सब्जियों की बुआई करके किसान भाइयों को सर्दी की शुरुआत में फसल मंडी में रिटर्न अच्छा व शानदार देगी। देसी किस्म की गाजर की बात करें तो 15 सितंबर से अक्टूबर तक बुआई का सबसे अच्छा समय बताया गया है। पूसा केसर, हिसार गोरिक देसी गाजर बेहतर होती हैं। दोनों की पैदावार औसतन 100 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। मूली व सलगम की बात करें तो सितंबर के आखिर से लेकर अक्टूबर मध्य तक बुआई करें, जल्दी तैयार होती है। मूली की देसी और संकर किस्मों की बात करें तो पूसा चेतकी, पंजाब सफेद, हिसार श्वेती और जैपनीज व्हाइट हैं। ये चारों किस्में देसी मूली की श्रृंखला में आती हैं, जबकि मूली की व्हाइट आइस्किल यूरोपियन किस्म है, जो कि 35 से 40 दिन में मूली के रूप में तैयार हो जाती है। वहीं मूली की इन किस्मों के अतिरिक्त संकर प्रजातियों को भी किसान उगा सकते हैं। इनमें श्वेता, NS 778, आइवरी व्हाइट, प्रियंका स्टार और X35 मुख्य किस्में हैं। सभी जड़ वाली सब्जियों की बुआई करने से पहले खेत को समतल करें। 2 से 3 इंच गहरी जुताई करने के पश्चात प्रत्येक जुताई के बाद सुहागा अवश्य लगाएं, ताकि खेत में नमी उचित बरकरार बनी रहे, साथ ही डले भी टूट जाएं। गोबर की या फिर केंचुआ खाद का प्रयोग खेत तैयार करने से पहले भूमि के ऊपर डाल दें, ताकि जुताई के समय खाद मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। प्रति एकड़ गाजर का 4 से 5 किलोग्राम, मूली का 3 किलोग्राम और सलगम का 2 किलोग्राम बीज डालें। डोलियों के बीच का फासला की बात करें तो 30 से 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर रखें। डोलियों की चोटी पर 2 से 3 सेंटीमीटर नाली बनाकर बीज बोना चाहिए। इसके तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर करें। खीरा और बेलवर्गीय की बात करें तो सितंबर माह में जल्दी बोएं तो 30 से 35 दिन में मंडी में तुड़ाई करके अच्छे दाम पाए जा सकते हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत इस साल 7000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार फिलहाल HKRN ने कुल लगभग 5000 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है, लेकिन विभागों में विभिन्न पदों को मिलाकर ये संख्या 7000 से ऊपर पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा और आगे की कार्रवाई को लेकर बैठक की गई है। इस बैठक में उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की कि भर्तियों की
प्रगति कहां तक हुई है। आयु सीमा की बात करें तो 25 से 45 वर्ष तय की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय है। आवेदन शुल्क की बात करें तो 236 रुपए लगेंगे, जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सहित सभी कैटेगरी के लिए लागू होगा। आवेदन की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट hkrnl.itiharyana.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए और परिवार पहचान पत्र यानी PPP होना अनिवार्य है। इस भर्ती अभियान से हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा अवसर मिला है। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के रोहतक प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े बदलाव लागू करने का फैसला किया है। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करेंगे। इसके साथ ही मूवमेंट रजिस्टर, मोबाइल उपयोग की पाबंदी और बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था भी लागू होगी। डीसी गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ऑफिस एक प्रोफेशनल जगह है और वहां पर सभ्य परिधान होना जरूरी है। अधिकारी और कर्मचारी अब जींस टी-शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आ पाएंगे। अधिकारियों को फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी निर्धारित वर्दी में ही रहेंगे। जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि हर सरकारी कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर लगाया जाएगा। यदि कोई अधिकारी कार्यालय से बाहर निकलता है तो उसे पहले रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। इससे सुनिश्चित होगा कि किस समय कौन अधिकारी फील्ड में गया और कब वापस लौटा। डीसी ने साफ कहा है कि ये व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है, ताकि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सके। डीसी गुप्ता ने बैठक में नाराजगी जताई कि कई कर्मचारी दफ्तर के समय मोबाइल फोन पर निजी कामों में लगे रहते हैं, जिससे कि आम जनता के कामों में देरी होती है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अब दफ्तर में केवल जरूरी काम के लिए ही मोबाइल का उपयोग किया जाएगा। अधिकारी और कर्मचारी यदि लगातार मोबाइल में उलझे रहेंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। डीसी ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। जहां पर मशीनें खराब हैं, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। खास बात यह है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी अब बायोमेट्रिक हाजिरी से लिंक की जाएगी, यानी जो समय पर ऑफिस पहुंचेगा और पूरा समय देगा, उसी के हिसाब से वेतन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये दिशा निर्देश पहले से मौजूद थे, लेकिन अब इन्हें कड़ाई से लागू किया जाएगा। उनका कहना है कि जब कर्मचारी और अधिकारी सभ्य तरीके से ड्रेस पहनकर ऑफिस आते हैं तो कार्य वातावरण बेहतर होता है और जनता का भी भरोसा बढ़ता है। उत्तर भारत के राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि इन राज्यों के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसका फायदा पर्यटकों के साथ साथ यात्रियों को भी होगा। यहाँ चंडीगढ़ उदयपुर के बीच सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उदयपुर सिटी चंडीगढ़ उदयपुर सिटी द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस यानी 20,989 ट्रेन के संचालन को उत्तर रेलवे पहले से मंजूरी प्रदान कर चुका है। प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार बात करें तो ट्रेन नंबर 20,989 उदयपुर सिटी से शाम 4:05 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:50 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 20,990 चंडीगढ़ से सुबह 11:20 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:30 बजे उदयपुर सिटी पहुंच जाएगी। बीच रास्ते में ट्रेन दोनों दिशाओं में राणा प्रताप नगर उदयपुर, माउली जंक्शन, कपासन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवार, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला कैंट स्टेशन पर ठहराव करेगी। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन का चंडीगढ़ और राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा को भी फायदा पहुंचेगा। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से चंडीगढ़ मशहूर है, तो वहीं उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। दोनों ही शहर देश विदेश में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में दोनों शहरों के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अपने काम से इन शहरों के लिए सफर करने वाले लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की तरफ से छात्रों को विभिन्न प्रकार के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी की मदद से आप घर बैठे डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। फिलहाल इग्नू छात्रों को एक और नई अपॉर्चुनिटी देते हुए नया कोर्स लेकर आई है। बता दें कि यूनिवर्सिटी द्वारा जुलाई सेशन 2025 से BA होम साइंस कोर्स को शुरू किया गया है। ये कोर्स 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तहत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर किया जाएगा। इग्नू के इस कोर्स को सतत स्कूल शिक्षा यानी स्कूल ऑफ काउंटिंग एजुकेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। इग्नू के इस BA होम साइंस कोर्स के लिए 12वीं पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध होगा। अगर इस कोर्स की फीस के बारे में बात करें तो इस कोर्स की फीस 5,000 रुपए सालाना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस भी ऐड है। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो ignuadmission.samarth.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।
अगर आपका भी किसी बैंक में जनधन खाता है तो आज की खबर आपके लिए काम की होने वाली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको 30 सितंबर से पहले ये काम अवश्य करवा लेना है, नहीं तो आपका जनधन खाता बंद हो सकता है। 30 सितंबर तक का निर्धारित समय दिया गया है। अगर इस समय में आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, अर्थात आप किसी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। आपको सब्सिडी मिलती है तो उसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आरबीआई की तरफ से जारी किए गए नियमों के अनुसार बात करें तो अगर आपका बैंक खाता 10 साल से अधिक पुराना है तो आपको ई केवाईसी अवश्य करवानी होगी। 10 साल के बाद दोबारा से ई केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। अगर आप भी नियमित रूप से बैंक से जुड़ी हुई सेवाओं को लाभ लेना चाहते हैं तो आप सुनिश्चित करें कि अपने बैंक खाते की ई केवाईसी जरूर करवा लें। जिन अकाउंट्स को साल 2014-15 में ओपन किया गया था उनका खाता धारकों के लिए ई केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो आपके सभी प्रकार के लेन देन रुक जाएंगे और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी भी बंद हो सकती है। ऐसे में आप भी जल्द से जल्द इस खाते की ई केवाईसी करवा लीजिए, तभी आप इससे जुड़ी हुई सुविधाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे। जनधन खाते की सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत आप 0 बैलेंस पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, साथ ही आपको मुफ्त में रुपए कार्ड भी मिलता है। 1 अक्टूबर 2025 से एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के लिए एक महत्वपूर्ण नियम और शुल्क संरचना में बदलाव होने जा रहे हैं। नया शुल्क 1 अक्टूबर से लागू होगा और यह जून 2020 में जारी पुराने नियमों की जगह लेगा। नए नियमों के मुख्य बिंदु की बात करें तो नई चार्ज संरचना के तहत ई प्राण किट की कीमत 18 रुपए, फिजिकल प्राण कार्ड 40 रुपए और वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपए प्रति खाता होगा। जिन खातों में शून्य बैलेंस होगा उनसे कोई वार्षिक चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेन देन पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। नए नियम सरकारी और निजी क्षेत्र के दोनों के लिए लागू होंगे। खासकर कॉर्पोरेट कर्मचारी, गिग वर्क्स और प्रोफेशनल्स के लिए फायदे का सौदा होंगे। इसी तरह अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट के सब्सक्राइबर्स के लिए भी प्राण खोलने का शुल्क 15 रुपए और वार्षिक रख रखाव शुल्क भी 15 रुपए ही होगा। इनके लिए भी ट्रांजैक्शन चार्ज शून्य रहेगा। सभी शुल्क कार्स की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब एक ही पैन नंबर से एनपीएस में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू होगा, जिससे कि निवेशक अपनी राशि को अलग अलग स्कीमों में बांट सकेंगे और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार बेहतर निवेश कर पाएंगे। कुछ मामलों में शुल्क कम होने से निवेशकों का आर्थिक बोझ कम होगा। नए नियमों से पेंशन योजनाओं में सरलता और लचीलापन बढ़ेगा, जिससे कि निवेश बढ़ने की संभावना है। इसलिए 1 अक्टूबर से एनपीएस, एपीवाई और यूपीएस सब्सक्राइबर्स को नए नियमों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए ताकि वे अपने निवेश का सही प्रबंधन कर सकें। हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा हो चुका है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि ट्रायल पूरे प्रदेश में सफल रहा और कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई। अब 25 सितंबर को पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना का ऐप लॉन्च करेंगे। वहीं अलग अलग जिलों में मंत्री और विधायक भी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि इस ऐप पर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन लगातार जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के 1 महीने बाद हर महिला को 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप 25 सितंबर को लॉन्च होगा। जिस महिला ने उसी दिन रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसे 1 नवंबर से 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर महिलाएं किसी और दिन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 महीने बाद राशि मिलना शुरू होगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के ऐप पर गलत जानकारी अपलोड करना संभव नहीं है। अगर किसी महिला के डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तभी उसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अगर कोई महिला गलत जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कर भी लेती है तो सरकार उससे पूरा पैसा वसूल वापस कर लेगी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 82,626 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 97 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,327 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में सरकारी बैंक, फार्मा और रियल्टी शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी रही। वहीं ऑटो, एफएमसीजी, मीडिया और आईटी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 392 रुपए गिरकर 1,09,775 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 900 रुपए बढ़कर 1,28,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इस साल अब तक सोने की कीमत 33,613 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए पर था, जो अब 1,09,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 41,983 रुपए बढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 1,28,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन एकमात्र चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।